33 साल बाद अमेरिका फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। 33 इयर्स 1992 में आखिरी टेस्ट किया था नेवादा में। और उसके बाद में आज डोनाल्ड ट्रंप का ये जो साउथ कोरिया में जब वो थे और चाइनीज प्रेसिडेंट से जस्ट मिलने वाले थे, उसके कुछ समय पहले यानी कुछ मिनट पहले उन्होंने अपना एक पोस्ट सोशल मीडिया पे डाल दिया और कहा कि भाई मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर यानी कि हमारे जो रक्षा विभाग हुआ करता था उसे अभी युद्ध विभाग कहते हैं, उसे आदेश दे दिया है कि अब पूरी तरह से नए टेस्ट शुरू करो क्योंकि बाकी लोगों के कंपैरिजन में हम पीछे जा रहे हैं। जिस समय पे इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया था, दुनिया को तो वहीं समझ जाना चाहिए था कि किस दिशा में जा रहे हैं। अब साहब जो खबर आई है वो दुनिया के अंदर एक नया माहौल क्रिएट कर देगी। अब उसके पीछे के कारण क्या, फैक्टर क्या, सारा एनालिसिस इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रूथ इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने इस तेजी से बढ़ते जियोपॉलिटिकल परिवार का। मेरे साथियों, यहां पे जो ट्रम्प ने डिसीजन लिया है और कहा है कि हम अब न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा से करेंगे, उसका कारण ये बताते हैं कि चीन और रशिया जैसे कुछ देश हैं जो कि अपने न्यूक्लियर पावर को बढ़ाते जा रहे हैं। एक समय था जब हम बहुत आगे थे, लेकिन अब हमें बराबर आना पड़ेगा, बिकॉज आने वाले टाइम में ये देश हमसे आगे चले जाएंगे। विशेष रूप में जिस देश के ऊपर उनकी नजर रही वो रशिया है। अब आप सारे कॉन्टेक्स्ट को समझ ही रहे होंगे। एक तरफ यूक्रेन वाला जो मसला चल रहा है उसमें जो रशिया है वो बहुत लीड ले रहा है, ट्रंप उसमें कुछ नहीं कर सके। इंडिया और पाकिस्तान के जो मसला चला उसमें पाकिस्तान के साथ जब अमेरिका खड़ा होता है, पाकिस्तान खड़ा इस सेंस में अमेरिका होता है जब वो कह देते हैं कि भाई हमने सीज फायर के लिए कहा तो इंडिया ने सीज फायर किया है। पाकिस्तान उस बात को मानता है, इंडिया नहीं मानता है। अब इंडिया का रशिया से दोस्ती रखना अमेरिका को खटकता है। एससीओ समिट के दौरान भारत और चीन के संबंधों का अच्छा होना अमेरिका के लिए परेशानी है। तीसरी तरफ जो ये गाजा पीस डील ये करा रहे थे और वहां पे भी जब सीज फायर टूट गया उसके बाद में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए और अचानक से ये बयान देना बहुत सारे नए प्रश्नों को जन्म यहां दे दिया है। अब आप देखिए कि ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को लगने लगा कि भाई चीन और रशिया जो है वो अपने न्यूक्लियर पावर को बढ़ा रहे हैं, हमें बढ़ाना चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से अगर आप तथ्यों को देखेंगे तो आप ये बात पाएंगे कि रीसेंट पास्ट में यानी जब से सीटीबीटी के सिग्नेटरी दोनों देश हुए हैं, चाइना ने भी सीटीबीटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 पे सिग्नेचर किए, रशिया ने भी सीटीबीटी पे साइन किए। यद्यपि रशिया जो है वो सीटीबीटी से बाहर आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट दोनों ही देशों ने नहीं किया। फिर अमेरिका का ये कहना कि भाई किन्हीं देशों की वजह से, रशिया और चाइना की वजह से ऐसा हुआ, ये थोड़ा सा बेईमानी नजर आ रहा है। बेईमानी इनके रक्त में है, कैसे है वो अभी सारी स्पष्ट हो जाएगी। यहां पे घटना को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, 33 साल बाद परमाणु परीक्षण शुरू करने का आदेश दिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 अक्टूबर 2025 को अभूतपूर्व फैसला लिया। उन्होंने अमेरिकी रक्षा विभाग, जिसे कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर अभी हम कहते हैं, को आदेश दिया कि तुरंत परमाणु हथियार परीक्षण शुरू करिए। 1992 के बाद पहली बार किसी वास्तविक यानी एक्सप्लोसिव परीक्षण की दिशा में लौटने का संकेत है। अब यहां पे इनके जो शब्द हैं उसको आप थोड़ा सा गौर फरमाएं सर। कहते हैं कि अन्य देशों के परीक्षण कार्यक्रमों के कारण अमेरिका को बराबरी के स्तर पर अपने हथियारों की क्षमताओं को जांचने की जरूरत है। तो आप एक बात यह सोचिए कि 1992 से 2025 यानी ये जो 33 साल का सफर भी था, उसमें क्या अमेरिका के परमाणु हथियार सिर्फ बंद पड़े रहे? क्या कुछ अपडेशन, अपग्रेडेशन या तो उनकी रिलायबिलिटी या तो उनकी वर्किंग कैपेसिटी का टेस्ट नहीं हुआ? पॉसिबल है ऐसा? जी नहीं हुआ है। क्या टेक्निक है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और चीन ऐसा क्या कर रहा है जिससे अमेरिका परेशान हुआ, समझिए। अब इन परिस्थितियों में अमेरिका रशिया का जो एक कोल्ड वॉर चल रहा है वो थोड़े से और एग्रेसिव मोड में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस समय पे यूक्रेन वॉर के वो कंट्रोल करने के लिए, इसे रोकने के लिए जब ये अलास्का में दोनों देशों के नेता मिले, ट्रंप ने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी, भाई हम ये कर लेंगे, चीजें सेटल हो जाएंगी। मीटिंग के पहले धमकी देना, मीटिंग के बाद सरेंडर हो जाना, उसके बाद में फिर कुछ और बोलना, फिर मीटिंग की बात करना, ये सारी चीजें आपने ड्रामा जियो पॉलिटिक्स में देखा ही है, हम उसे रेगुलरली कवर करते ही रहे हैं। अब यहां पे ये एक नया मोड़ आया है और थोड़ा सा इसे हम कह सकते हैं कि जब हवन में आहुतियां चल रही होती हैं तो जब पांचवी या छठी या 10वीं आहुति जब घी की लगती है तो ज्वाला
एकदम अग्निदेव अपने जोश में आ जाते हैं। उसी रूप में ये जो खबर है अब इन दोनों देशों के संबंध इवन अमेरिका के साथी देशों के माथे पे भी सलवट लाने का काम करेगी। अब आप बात समझिए, आंकड़ा पहले समझिए दुनिया में कहां कहां कितना परमाणु जो हथियार है, जो असला है, वो कितना भरा पड़ा है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें इंडिया के अंदर 172 हथियारों का बात कही गई है। रशिया के पास 5580, चाइना के पास 600, नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग उन वहां पे 50, पाकिस्तान के पास 170, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 का डिफरेंस यहां दिख रहा है। फ्रांस के पास 290, यूनाइटेड किंगडम के पास 225 और उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स के पास में 5225। अब ट्रंप जब ये कहते हैं कि अपने ट्रूथ सोशल पे जो उन्होंने पोस्ट किया उसमें एक बात बहुत इंटरेस्टिंग कही है। उन्होंने कहा है कि जल्दी ही वो हमारे बराबर आ जाएंगे, इसलिए हमें अब वापस अपने लीड लेनी पड़ेगी। यहां पे 2 बेईमानियां झलक रही हैं। जब आप एनपीटी की बात करते हो, जब आप सीटीबीटी की बात करते हो, सीटीबीटी के लिए आपने दुनिया पे प्रेशर डाला, उस समय पे क्यों आप उछल रहे थे? क्योंकि 92 में आपने जब टेस्ट किया था तब आप दुनिया में बहुत आगे खड़े थे। सीटीबीटी 1996 में आता है, उसके बीच में बाकी देशों ने आपको कॉम्पीट किया और अपने असले औजार बढ़ा लिए। आज जब लग रहा है कि भैया बराबरी का मामला हो चुका है, तो फिर क्या पावर गेम कैसे मैनेज होगा? ये तो डिटरेंस क्रिएट हो गया। अब हमें कहीं ना कहीं और एज लेना पड़ेगा, तो थोड़ा हम पावर में रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के जो डीआर्मामेंट का टारगेट यूएन का है कि निशस्त्रीकरण की तरफ दुनिया जाए, उससे ये रिवर्स गियर लेके वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं और एक आर्म रेस, एक हथियारों की होड़ इस दुनिया में ये शुरू कराएंगे। ये जो आंकड़ा मैंने दिया है इसको थोड़ा सा गहराई में यूं समझेंगे कि ये जो आप हो सकता है सोर्स आपको क्लियर ना दिखे, मैं बोल के बता देता हूं। बड़े ऑफिशियल सोर्स का ये इंफॉर्मेशन है। ये जो डेटा है ये दिया है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, उसके बाद है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, फिर है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, फिर है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, देन द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अपडेट किया है जनवरी 2025 में। तो आंकड़ा बड़ा आधिकारिक है। अब यहां पे आप यदि यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया को तुलना करेंगे तो रशिया तो ऑलरेडी आगे लीड ले रहा है। ये सर मूल कारण है अमेरिका की छटपटाहट का। और हम जब बार बार बोलते हैं कि अमेरिका की कैपेसिटी नहीं है कि वो रशिया को डायरेक्ट चैलेंज कर सके, तो अब दुनिया के अंदर माहौल को पलटने की और एक थोड़ा सा बर्नर में गैस को फास्ट मोड में चलाने की प्रैक्टिस ये शुरू कर रहे हैं। अब बात वो कहां चली गई, जैसे गर्म तवे पे पानी की बूंद कब हवा होती है पता नहीं चलता। ये जो प्रेसिडेंट ऑफ पीस बने फिरते हैं, प्राउड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पीस, जेडी वेंस कहते हैं कि भैया ऐसा राष्ट्रपति ना हुआ ना होगा। वो किस सेंस में कहते हैं, लेकिन हम भी कहते हैं कि ऐसा राष्ट्रपति जो है वो ना हुआ ना होगा, क्योंकि शांति की बात करने वाला, शांति के नोबल के लिए छटपटाहट जो मन में रही है उसको लेने के लिए अब ये परमाणु हथियारों की होड़ इस दुनिया में शुरू करा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात और देखिए, हमने सुना है ना, अभी रिसेंटली कई बार सुनते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि भाई देखिए जो समय चल रहा है बड़ा खराब है, ज्योतिषी गणनाएं कुछ इस तरह की आती है, हमने सुनी होंगी कि अग्नि प्रधान है जी, युद्ध तनाव बढ़ेंगे, ये होगा, दुनिया में इतने लोग घट जाएंगे। मुझे लगता है शायद दुनिया वास्तव में उस दिशा में जा रही है और दुनिया का ये कदम तीसरे विश्व युद्ध को निमंत्रण दे सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति हम नहीं कह सकते जिस हिसाब से परिवर्तन आए हैं। अब परिवर्तनों के बीच में भारत और पाकिस्तान को भी हम यहां टच करने वाले हैं। देखिए सर, बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे रूस और चीन ने भाई ऐसे कौन से परीक्षण किए, तो इनकी खुफिया एजेंसीज ने कुछ चीजों को उठाया और कहा कि भाई देखो, सोवियत टाइम पे एक जगह थी नोवाया ज़ेमेल्या। नोवाया ज़ेमेल्या वो जगह है जहां पे सोवियत टाइम पे, यानी जब यूएसएसआर हुआ करता था, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत रशिया के विखंड, रशिया के बनने से पूर्व जो संगठित यूएसएसआर था उसका वो न्यूक्लियर साइट थी। उसे जो है वो रशिया फिर से तैयार करता है और कुछ लिमिटेड टेस्ट जो है रशिया ने किए हैं। अब ये लिमिटेड टेस्ट का मतलब क्या है सर? टेस्ट की 3 कैटेगरीज जो हैं वो बनी हुई हैं। ऑफिशियली सीटीबीटी में कुछ मेंशन नहीं है। सीटीबीटी में तो यही है कि न्यूक्लियर टेस्ट हो ही ना, लेकिन कुछ होता ना, ग्रे जोन क्रिएट हो जाता है, ना तो क्लियरिटी मिल पाती है, ना तो उसके ऊपर हाँ हो पाता है, ना तो ना हो पाता है। अब आपको मैं सारी चीजें समझाऊंगा। देखिए, अब चाइना के बारे में ये कह रहे हैं कि भाई वो लो यील्ड यानी कम तीव्रता वाले परमाणु परीक्षण कर रहा है। तो ये सीमित परीक्षण कहिए या लो यील्ड परीक्षण कहिए, दोनों बात एक ही है। कुल मिला के टेस्ट तो हो रहे हैं। ऐसे टेस्ट बाकी बहुत सारे देश कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहा है। अब थोड़ा समझिए कैसे।
यहां पर जब हम बात करेंगे रशिया की, तो आप ही जानिए, न्यूज आपने सुनी होगी, अभी रशिया ने कुछ मिसाइल्स के टेस्ट बैक टू बैक किए, जिसे मैराथन कहा गया है। मैराथन में बहुत सारी मिसाइलों के टेस्ट हुए और रशियन प्रेसिडेंट ने ऑफिशियली कहा कि रशिया इज कैपेबल टू सेंड एनी वॉरहेड, यानी न्यूक्लियर वॉरहेड हम भेज सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ द ग्लोब, कहीं पे भी भेजने में सक्षम है। तो सर मामला तो चिंता में आना था। उसके बाद में जो वॉरहेड वगैरह दिखाए गए, प्रदर्शनी हुई, रही सही में चाइना के ऊपर तो क्या है सर, एक शक की सुई दुनिया के हर देश की घूम रही होती है कि ये बैकएंड पे गुप्त में क्या कर रहे होंगे, कुछ पता चल नहीं पाता, क्योंकि सीक्रेसी का एक बहुत बड़ा लेवल ये मैनेज करते हैं। यहां पर जो बात आई थी सब क्रिटिकल या तो लो यील्ड वाली, अब ये लो यील्ड में क्या है सर, यहां पे लोपनूर न्यूक्लियर टेस्ट बेस है। ये लोपनूर कहां पे है सर, ये तिब्बत में है, ठीक है। तिब्बत के इस साइट के ऊपर अमेरिकी खुफिया एजेंसीज कह रही हैं कि साहब यहां पे इन्होंने लो यील्ड टेस्टिंग की है और अपनी कैपेसिटी को इन्होंने बढ़ा लिया है। तो कुल मिलाकर के लो यील्ड टेस्ट भी हो रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया भी जा रहा है। तो क्या यह काम सिर्फ रशिया और चाइना ने किया है? क्या यह काम सिर्फ वो देश कर रहे हैं जो वेस्टर्न ब्लॉक के खिलाफ दिखते हैं, या तो सभी कर रहे हैं? सर ये काम हर देश ने किया है, क्योंकि ग्रे जोन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि जब नरसिम्हा अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यप को बोलते हैं कि भैया मैं तेरा वध करूंगा, देख तेरे वरदान सारे यहां पे फेल हो रहे हैं, ना दिन है ना रात है, संध्या है ना घर है ना बाहर है, ये दहलीज है, ना तू जमीन पे है तू ना आसमान में, मेरी जंघा के ऊपर तू बैठा है, और ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मेरे नाखून है, मैं तुझे अपने परम गति तेरे को मैं दे रहा हूं। तो कुल मिलाकर के ग्रे जोन क्रिएट हो गया, सीटीबीटी के सारे फॉर्मूले फेल कर दिए और अपनी प्रक्रियाएं देशों ने जारी रखी। अब साहब यहां पे बात आती है सीटीबीटी की, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जो है, ये अमेरिका का एक बहुत जबरदस्त प्रोपेगेंडा है, जहां पे ये अमेरिका, जब मैं बोलता हूं तो आप इसको वेस्ट से जोड़ के चलिएगा। पश्चिमी देशों की इस प्रोपेगेंडा का टारगेट है कि भाई हमने तो ताकत हासिल कर ली, अब जहां है वहां मौजूद रहें और बाकी देशों को आगे आने ना दिया जाए। एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, वो भी कुछ इसी प्रकार की बातें कहती है। अब बात यह समझनी है कि भाई जो ग्रुप ने ताकत हासिल कर ली, जैसे रशिया ने ताकत हासिल कर ली, अमेरिका ने ताकत हासिल कर ली, चीन ने कर ली, फ्रांस ने कर ली, यूके ने कर ली, तो अब सीटीबीटी की रिक्वायरमेंट क्या है? अमेरिका इसमें खुश क्यों है? खुश इसलिए है कि जिस समय सीटीबीटी क्लिंटन प्रशासन में लाया गया था 1996 में, उस समय पे मेरे दोस्तों अमेरिका का मामला बहुत आगे था। बाकी देशों को हथियारों की संख्या सीमित थी, लेकिन बैकएंड पे आते आते आज 2025 से 33 साल में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। मैं आंकड़ा दिखा चुका हूं। तो अब ये सीटीबीटी के सिद्धांत अमेरिका के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि वही बात है, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, सब कुछ बदल गया। ये कहानी सीटीबीटी की है। और आपको ये पता होना चाहिए, रशिया जो कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आज की डेट में न्यूक्लियर वेपन लेके बैठा है, वो सीटीबीटी को छोड़ चुका है। आंकड़ों से आपको स्पष्ट हो रहा है। अब ये छोड़ चुका है तो उस तरफ अमेरिका परेशान होना उसके लिए लाजमी है। तो साहब अब ग्रिंगो महोदय की कहानी समझिए, अमेरिका की रियल फेस को मैं आपके सामने ला रहा हूं। आखिरी बार सितंबर 1992 में नेवादा बेसिकली आपने सुना होगा, सेरा नेवादा, ये डेजर्टी रीजन है, हिली रीजन, डेजर्टी रीजन है, वहां पे डिवाइडर टेस्ट के नाम पे अपना आखिरी परमाणु परीक्षण, मूल वास्तविक परमाणु परीक्षण जो है वो इन्होंने किया था। अब ये वास्तविक परमाणु परीक्षण तो किसे कहेंगे? आपने कहा जी कि अमेरिका ने अब तक अपने कंप्यूटर बेस्ड या तो सब क्रिटिकल टेस्ट किए हैं, चाइना जो है ये लो यील्ड टेस्ट कर रहा है, और एक ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है। मतलब सर ये परमाणु की जो न्यूक्लियर की मात्रा है उसके आधार पर तय होता है। मैं सारी अभी आपको सारणी दिखाऊंगा, स्पष्ट हो जाएगा। अब क्लिंटन प्रशासन ने कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के प्रति समर्थन तो दिखा दिया, लेकिन अमेरिका ने इसे रेटिफाई आज तक नहीं किया है। क्यों? तो अमेरिका रेटिफाई नहीं करके बैठा, तो आज की डेट में कोई कहे जी हम सीटीबीटी का हिस्सा नहीं है, उसमें और रेटिफिकेशन किए बिना कोई कहे जी हां हम इसका सम्मान करते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। अमेरिका ने सब क्रिटिकल यानी बिना विस्फोट वाले प्रयोग और कंप्यूटर सिमुलेशन पर निर्भर रहकर अपने परमाणु हथियारों का रखरखाव किया है। अब अगर ट्रंप ये निर्णय लेते हैं तो 33 साल पुराना ये मोरेटोरियम जो है वो टूट जाएगा, दुनिया एक अलग समीकरणों पे चलना शुरू हो जाएगी। अब यहां पे आप उस सारी कैटेगरी को समझ लीजिए।
सबसे पहले जो सब क्रिटिकल कैटेगरी है जिसको सीटीबीटी अलाउ करती है। क्यों? क्योंकि इसमें विस्फोट होता ही नहीं है। यहां पर जो यील्ड है वो 0 से लेके 0.001 किलोटन, आप समझिए नाम मात्र के परमाणु, कोई परमाणु विस्फोट नहीं, केवल प्लूटोनियम प्रयोगशाला में परीक्षण कर लिया जाता है। इसे तो सर सीटीबीटी अलाउ करे, विस्फोट हो ही नहीं रहा। लेकिन ग्रे जोन कहां क्रिएट होता है? वो होता है लो यील्ड, यानी टेक्निकली वॉयलेटिंग सीटीबीटी, वॉयलेट करता है, क्योंकि लास्ट लिमिट 001 है। अब ये 001 से लेके 20 किलो टन तक का ये यील्ड जनरेट करता है। इसमें छोटा विस्फोट होता है और जो चेन रिएक्शन है न्यूक्लियर विस्फोट के बाद में, उसको कंट्रोल किया जा सकता है या लिमिटेड होती है। रिएक्शन से मतलब यह है कि परमाणु विस्फोट में जब परमाणुओं का बैक टू बैक चेन रिएक्शन क्रिएट होता है तो बड़ा घातक रूप से वो विस्फोट जनरेट करता है, उस पर यहां कंट्रोल होता है। और कंप्लीट में तो आपको पता ही है कि पूरा विस्फोट हो जाएगा 20 किलो टन से ऊपर का यील्ड है। तो अब यहां पे बात यह है कि लड़ाई कहां शुरू हो जाती है कि सीटीबीटी वैसे तो कोई सीमा तय नहीं करता, लेकिन वैज्ञानिक और रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि 001 से ऊपर यील्ड वाला विस्फोट होता है, उसे सीटीबीटी का उल्लंघन माना जाता है। अब विवाद यह है कि इसके बीच में, यानी देश जो सीटीबीटी पे समझौता करा या नहीं करा, वो लोग क्या करते हैं, सब क्रिटिकल या लो यील्ड परीक्षणों को लेकर ग्रे जोन क्रिएट कर लेते हैं। कर भी रहे हैं जी, नहीं भी कर रहे, कह देंगे जी हम तो क्या कर रहे हैं, प्रयोगशाला स्तर पे अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली अपनी कैपेसिटी को एनहेंस कर रहे होते हैं। तो ये तीनों कैटेगरी में आप समझ जाइए किस तरीके से देश जो है वो अपनी व्यवस्थाओं को बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लो यील्ड टेस्ट सिर्फ रशिया ने किए होंगे या चाइना ने किए हैं। दुनिया के लगभग हर जो देश जिसके पास में न्यूक्लियर पावर है वो ऐसे टेस्ट कंडक्ट करता है, लेकिन पब्लिकली ये ऐसा कुछ नहीं करते। उम्मीद है चीजें स्पष्ट हुई हैं। अब साहब आइए अमेरिका के उस मूल चरित्र पे जिसको अमेरिका की विशेषता, गुण, सद्गुण, अवगुण, अपमान, सम्मान जो कहें सो कहिए, वो ये है, अमेरिका युद्ध को अपना, जैसे मॉनसून के अंदर फसलें कैसे लहलाती हैं, बस ये वही है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था की जो अभी हालत है उसमें युद्ध होना तो आवश्यक है सर, क्योंकि वॉर जो है वो उसके लिए अर्निंग मशीन है। ठीक है, हथियार बिकेंगे तो काम चलेगा। तो यहां पे सर इकोनॉमी गोइंग टू वॉर, यानी अर्थव्यवस्था हथियारों से तय होंगी, युद्ध होंगे तो हथियार चलेंगे। अब यहां पे आप देखिए सर, एक शख्स रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल का कोटेशन मुझे बड़ा पसंद आया, आप पढ़िए क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि वॉर अगेंस्ट ए फॉरेन कंट्री ओनली हैपेंस व्हेन द मनीड क्लास थिंक दे आर गोइंग टू प्रॉफिट फ्रॉम इट। यानी किसी दूसरे देश के खिलाफ युद्ध सिर्फ तभी शुरू होता है जब जो पैसे वाले लोग ये सोचते हैं कि यार इससे कुछ पैसा हमारा बनेगा। और अमेरिका जैसा मनी माइंडेड या तो कैपिटलिस्ट नेशन के लिए तो ये बहुत जरूरी है। कारण जो यूक्रेन की उस अवस्था में जब ये कहते हैं जी हम यहां पे शांति व्यवस्था बहाल करेंगे, उस मौके पे वो कई हजार करोड़ के हथियारों की डील करते हैं। $100 बिलियन का तो लालच ज़ेलेंस्की सीधा मुंह पे देता और कहता है भैया तुम सिर्फ वचन दे दो कि तुम हमारे साथ हो, हम तुमसे हथियार खरीदेंगे। साफ सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब यहां पे राजनीतिक लाभ ट्रंप को मिलना इसका तय है। कारण क्योंकि अमेरिका में लॉबी सिस्टम बड़ा हावी है, इंडस्ट्रियलिस्ट का बड़ा इंटरफेयर होता है, और पूरी तरह से वहां पे जो डोनेशन, चंदे के ऊपर सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। इनके इस बयान से जो ट्रंप समर्थक लॉबी को तो ये राष्ट्र की ताकत दिखाने का प्रतीक मान लेंगे, और दूसरी तरफ जो 2025 में चुनाव लड़के आए, मतलब इस पर्टिकुलर मोमेंट में ये क्या बोल रहे थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, अमेरिका पहले। तो कुल मिला के इन सब से ये अपनी लॉबी को खुश करना चाहते हैं और अपने वोटर को, जो रिपब्लिकन वोटर है, उसको दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने कहा था ना कि अमेरिका पहले रहेगा, फ्रंट रहेगा, हमने इसको कर दिखाया, हथियारों की होड़ में हम फिर आगे आ जाएंगे। जब ये निर्णय लिया गया तो चीन ने बयान दिया कि साहब ये बहुत गलत है, रशिया ने इसको एक एग्रेसिव स्टेप मान लिया। आप आश्चर्य करेंगे, उनके नाटो के सहयोगी जर्मनी और फ्रांस, ये जर्मनी, इन्होंने भी इसकी आलोचना कर दी, यूएनओ ने भी इसकी आलोचना की है। लेकिन आलोचनाओं से फर्क कहां पड़ता है, सारी स्थितियां किस दिशा में जाएंगी कि अब एक जो कदम बढ़ चुका है
तो सर हथियारों की होड़ फिर से शुरू होगी। और ये वही हथियारों की होड़ है जो आप शीत युद्ध के दौर में भी आपको देखने को मिली थी। फिर बीच में निशस्त्रीकरण का एक दौर आया था, वहां पे कुछ ब्रेक लगने शुरू हुए, लेकिन फाइनली जब यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ और अमेरिका ने शांति की सांस ली और कहा कि अब सीटीबीटी एनपीटी सब पे काम किया जाएगा, पर अभी वही शीत युद्ध जो है वो फिर से कुछ नए रूप में सामने आया है। अब ये देश जो मेनली पावर लिए बैठे हैं, किस दिशा में जाएंगे अब आप समझिए। डीडब्ल्यू का एक डॉक्यूमेंट मुझे मिला जिसने ये दिखाया है, ये वैसे तो आंकड़ा 2021 का है, लेकिन कमोबेश हमें अनुमान लग जाएगा। हथियारों को लेकर के यदि दुनिया में 100 रुपए खर्च किए जाते हैं मेरे दोस्तों, तो उसमें से 38 रुपया अमेरिका खर्च करता है, 14 रुपया चीन खर्च करता है, 3 रुपया 60 पैसे भारत करता है, ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम का 3 रुपया 20 पैसा है, रशिया का 3 रुपया 10 पैसा है, फ्रांस 2 रुपये 70 पैसा और जर्मनी 2 रुपये 70 पैसा, बचाओ 32 रुपये 70 पैसा बाकी देशों में बट जाता है। तो उसके आधार पे भी आप देखेंगे कि जिससे तुम राइवलरी कर रहे हो, रशिया मेनली, वो तो कहां 3% पे है, 3.1%, 38% अकेला यूएस इसके ऊपर खर्च करता अपने डिफेंस सेक्टर के ऊपर। तो ये डिफेंस सेक्टर या हथियारों के ऊपर किया गया खर्चा है, इसमें निश्चित रूप से अमेरिका का लाभ छुपा हुआ है। तो ये जो बातें करते हैं ना कि हम दुनिया में शांति लाएंगे, व्यवस्थाएं बनाएंगे, वो बेसिकली उसके सबसे बड़े दुश्मन है, आंकड़ा स्पष्ट है। अब साहब एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहां से शुरू होता है कि बात ट्रंप की हो रही है, बात रशिया चाइना की हो रही है, उसमें इंडिया और पाकिस्तान कहां से आ गए मेरे दोस्तों। एशिया में चाइना को यदि छोड़ दें तो साउथ चाइना में बड़े दो देश भारत और पाकिस्तान ही हैं जो परमाणु शक्ति से संपन्न है। अब यहां क्या होने वाला है कि भारत के ऊपर जिस तरीके से अमेरिकी दबाव बहुत लंबे समय तक रहा था, और अटल जी के टाइम पे जो परीक्षण हमने किए, उसी साल में अमेरिका के सहयोग, हमें लगता है इनडायरेक्टली सहयोग कहीं ना कहीं रहा होगा, पाकिस्तान ने भी परीक्षण कर लिए। तो आंकड़ा आप सब देखो, कुछ बताना चाह रहा हूं उसे समझिए। देखो 1998 के बाद में इंडिया ने कोई परीक्षण नहीं किया, क्लियर है, तो हमें पता है। इंडिया जो है वो नो फर्स्ट यूज, एनएफयू जिसे बोलते हैं कि हम पहले परमाणु शस्त्र प्रयोग नहीं करेंगे, ये पॉलिसी पे चलता है। और क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, यानी हम हमारे हथियारों का विकास उसी स्तर तक करेंगे जो किसी को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम रूप से आवश्यक होगा। स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर और प्योर है, हमारे इंटेंशन मेलाफाइड नहीं है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए हमने इसमें मिनिमम डिटरेंस को भी एक्सेप्ट किया है, पहली चीज। दूसरी बात, अमेरिका का यह कदम जो है वो भारत को अपनी सुरक्षा नीति की समीक्षा के लिए मजबूर कर सकता है। अब यहां पे बात यह समझनी है कि जब अमेरिका की पॉलिसी चेंज होंगी, उसका इंपैक्ट तो सर ट्रिकल डाउन है, पूरी दुनिया में जाता है। अब यहां पे आइए 2007 में, जब जॉर्ज बुश, आई थिंक जॉर्ज बुश सही ही मैं कह रहा हूं, मे बी शायद ओबामा उस समय कालखंड आ गया हो, करेक्ट कर दीजिएगा, 123 एग्रीमेंट हुआ था। ये 123 एग्रीमेंट क्या है? ये अमेरिकन न्यूक्लियर पॉलिसी का एक आर्टिकल है 123, उस पे बेस्ड ये एग्रीमेंट है, जिससे ऑफिशियली इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील कहते हैं, इसे हेनरी हाइड एग्रीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, भारत अमेरिका के बीच में असैन्य परमाणु समझौता हुआ था। अब यहां पे जो असैन्य परमाणु समझौता हुआ, इसमें एक शर्त है, आई थिंक 2.4, आर्टिकल 2.4 में यह मेंशन है कि यदि वैश्विक सुरक्षा का वातावरण बदले तो भारत टेस्टिंग ऑप्शन रख सकता है। तो यह वैश्विक सुरक्षा का वातावरण बदलने की शुरुआत बड़े लेवल पे है, तो भारत क्या कर सकता है सर? टेस्टिंग ऑप्शन इसके पास ओपन है, भले ही भारत ने 123 एग्रीमेंट या हेनरी हाइड या सिविल न्यूक्लियर डील अमेरिका से की हुई हो। अब साहब जिधर बाप जाएगा बेटा तो उधर आएगा ही आएगा, पिछलग्गू। अब यहां क्या है, भारत, पाकिस्तान जो है वो भारत की हर परमाणु नीति का सीधा जवाब देता है। ठीक है, कि भैया भारत ने ऐसा किया, हम भी ऐसा करेंगे। तो अगर भारत परीक्षण की दिशा में बढ़ता है तो पाकिस्तान भी परीक्षण कर सकता है, और यह पूरे दक्षिण एशिया की एक नई परमाणु स्पर्धा यहां पे जाग सकती है। तो सर वेट एंड वॉच, दुनिया किस दिशा में जाती है। हथियारों की होड़ तो शुरू होगी। कारण यह है कि जब ये परमाणु परीक्षण की छूट, क्योंकि देखिए अमेरिका वो दोगला देश है जो ईरान को दबाव में लेता है कि भैया तुम परमाणु परीक्षण नहीं करोगे, उसके परमाणु उसके असली औजारों को नष्ट करता है। ईरान को लेके मैंने एक वीडियो बनाया था, आपसे रिक्वेस्ट मैं करूंगा ये वीडियो जरूर देखिएगा कि ईरान की वास्तविक पोजीशन क्या थी, जिससे आपको बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आई बटन में मैंने दे दिया है। अब यहां पे साहब इस सारी परिस्थिति में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी की प्रासंगिकता तो मटिया मेट है, कुछ नहीं बचा। दूसरी तरफ
बाकी देश अपने टेस्टिंग में उतर सकते हैं तो एक नया चेन बनेगा। परीक्षणों से जो रेडिएशनल लीक है उसके चांसेस हैं, और मित्र देश इवन जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये बेचारे असुरक्षित महसूस करेंगे क्योंकि इन्होंने अमेरिकी दबाव में एनपीटी पे साइन किया हुआ है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये तो भारत के राजनीतिज्ञों की मजबूती रही है, फिर वो चाहे किसी भी प्राइम मिनिस्टर को ले लीजिए, जब से अमेरिका ने एनपीटी का दबाव देना शुरू किया तब से लेके अब तक, अटल जी हो, मनमोहन जी हो, या तो मोदी जी, किसी ने भी उन बातों को, या उनके पूर्ववर्ती प्राइम मिनिस्टर हो, नहीं माना। तो यही भारत की बहुत बड़ी जीत रही कि भैया हम एनपीटी स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम आज बचे हुए हैं। ये बेचारे जो हैं इनको रातों की नींद हराम होगी, क्योंकि कौन सहयोग इनका आएगा? अमेरिका सहयोग कर देगा, हथियार दे देगा, किसी कीमत पे नहीं देगा, और बाकियों से क्या ही उम्मीद करेंगे? तो सर, अपने रक्षा, अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। यहां पे ये सीख अच्छी मिली है हमें, और हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए, हम हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स के लिए वी आर थैंकफुल कि एक उस मजबूत स्थिति में हमें रखा कि हम अपना निर्णय यहां ले सकते हैं। तो साहब, ये 33 साल के बाद में आया उठा पटक किस दिशा में जाएगा? आपके विचार कमेंट सेक्शन में वेलकम है। और हां, आपको यदि एनालिसिस पसंद आया है, हमारा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, दिल से आपको अच्छा लगा है, तो एक अच्छा सा कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट हमारी ऊर्जा का आधार बनते हैं, हमारे को रिसर्च और करने के लिए मोटिवेट करते हैं, और साथ ही में दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। आपको एक निवेदन और है, जब आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में भी या तो कमेंट सेक्शन में, तो पिन कमेंट में आपको अराटाई का, यानी जो हमारा देसी व्हाट्सएप है, उसका एक लिंक मिलेगा। वो हमारा चैनल है, उसके ऊपर अभी 175 के आसपास ही लोग हैं। हम चाहते हैं कि एटलीस्ट कुछ 1000 लोग उसमें हो, तो डेली रूटीन में कुछ चर्चा की जाए, आप लोगों से जुड़ा हो, साथ ही साथ में स्वदेशी को बढ़ावा मिले। तो फिर मुलाकात किसी और वीडियो में। मेरे सभी राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद। सी यू सून अगेन। बाय बाय।